हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल पुराना स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसको वेक्टर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, बिना वेक्टर के पढ़े आप फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स को समझ नहीं सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, फिजिक्स को समझने के लिए आपको वेक्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वेक्टर को ही समझेंगे ईजी वे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेक्टर समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वे राशियाँ जिन्हें हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से माप सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी हम वे क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। अदिश राशियाँ जिन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है सदिश राशियाँ जिसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखिए फ्रेंड्स, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी फ्रेंड्स, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें केवल परिमाण से व्यक्त किया जा सकता है, उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके रूम का टेम्परेचर कितना है, तो आप बोलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस बस कहने से पूरा प्रमाण इसका मिल जा रहा है कि इसको व्यक्त करने के लिए, तापमान को व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि 25 डिग्री सेल्सियस पूरब की दिशा में, 25 डिग्री सेल्सियस उत्तर की दिशा में, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ऐसी राशियाँ जिन्हें केवल परिमाण के साथ व्यक्त किया जा सकता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे बोलते हैं अदिश राशियाँ। अब देखिए फ्रेंड्स, सदिश राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि फ्रेंड्स, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें केवल परिमाण के साथ नहीं व्यक्त किया जा सकता, उन्हें व्यक्त करने के लिए एक दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि मान लीजिए कोई तल है जिसके ऊपर एक बक्सा रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बक्से पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसे बल लगाइए, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि बल हम किस दिशा में लगाएं। अगर हम बल इस दिशा में लगाएंगे, इस दिशा में अगर बल लगाएं, तो ये बॉक्स इधर 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 आगे जाएगा। अगर इस दिशा में बल लगाएं तो ये बॉक्स इधर जाएगा। तो यानी कि बल को हमको व्यक्त करने के लिए, बल को पूरी तरह से समझाने के लिए हमको दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। मान लीजिए यहाँ बल लगाएंगे तो कुछ न्यूटन से तो बल लगाएंगे ही, तो जितना न्यूटन बल लगेगा, मान लीजिए 5 न्यूटन बल लगा, तो 5 वहाँ में उसका परिमाण है, और जिस दिशा में लगा रहे हैं वो उसका दिशा है। तो फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, और परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, आई होप मुझे आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम वेक्टर को निरूपण कैसे करते हैं, वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वेक्टर को कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ABCD, XYZ। वेक्टर को कभी फ्रेंड्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। और जब वेक्टर को प्रदर्शित करते हैं तो हम क्या बताएं कि वेक्टर में आपको डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो बस लिखेंगे ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और इसके ऊपर अगर एक तीर लगा देंगे तो ये उसका पूरे तरह से वेक्टर हो जाएगा, ये इसके दिशा को प्रदर्शित करेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो वेक्टर के तीर की लंबाई होती है, जो वेक्टर के ऊपर जो तीर होता है, उसकी लंबाई उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है, और उसका जो नोक होता है वो उसको दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि लंबाई, परिमाण तथा तीर की नोक दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपको अब कभी भी बोला जाएगा कि आप वेक्टर बी लिख के दिखाइए, तो आप बी लिखेंगे और उसके ऊपर एक चिन्ह दिखा देंगे तो पूरा वेक्टर बी हो जाएगा। आपको बोला जाएगा वेक्टर सी लिख के दिखाइए, तो आप सी लिखिए और उसके ऊपर एक तीर का चिन्ह लगा दीजिए, ये होगा वेक्टर सी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो अकेले सी है वो केवल इस राशि के परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर तीर लगा देंगे तो ये
परिमाण के साथ साथ एक दिशा को प्रदर्शित करने लगा और पूरे कंबाइन रूप में ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन तो हो गया फ्रेंड्स। अब आगे हम देखते हैं कि वेक्टर का फिजिक्स में क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ में कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूँ, जो रिजल्ट्स आपको हमेशा याद रखना है। इसी की सहायता से आप फिजिक्स में वेक्टर का जहाँ जहाँ ज़रूरत है आप उसका यूज कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिख रहे हैं सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला केस आता है कि जब दो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में हो, तब इसके परिणामी का परिमाण यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। हम जितना भी केस बताएंगे फ्रेंड्स, उसमें हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम निकालेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होता है तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो भी इसी दिशा में होता है जिस दिशा में ये दोनों वेक्टर होते हैं। यानी रिजल्टेंट को हम फ्रेंड्स आर से दिखाते हैं और रिजल्टेंट भी जो आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, क्योंकि दो वेक्टर को जो जोड़ने से जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक वेक्टर ही आता है। तो वेक्टर तो यानी कि फ्रेंड्स, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो उसका रिजल्टेंट भी उसी दिशा में होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे मैग्नीट्यूड। देखिए फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे? दोनों के परिमाण को आप जोड़ दीजिए। वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, किसी भी वेक्टर का परिमाण बताना, उसके ऊपर से तीर हटा के जो बचा वो बता दीजिए। तो तीर हटाइए तो ए बचेगा, तो ए लिख दीजिए। वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, तो तीर हटाइए और बी लिख दीजिए। और परिमाण निकाल रहे हैं यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा फ्रेंड्स, जब दो वेक्टर एक दिशा में होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्शन लिखते हैं। डायरेक्शन तो आप लिखेंगे दोनों सदिशों की ओर। यानी कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर होते हैं। अब आगे दूसरा निष्कर्ष देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा रिजल्ट देखते हैं। जब दो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो फ्रेंड्स जब विपरीत दिशा में दो वेक्टर होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड यानी आर, वो होता है ए डिफरेंस बी। डिफरेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि डिफरेंस का मतलब अंतर होता है। ए डिफरेंस बी का मतलब ये हुआ कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें से हम छोटे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देते हैं। यानी कि अगर ए बड़ा हुआ तो उसमें से हम बी माइनस कर देंगे और बी बड़ा हुआ तो उसमें से हम ए माइनस कर देंगे। और फ्रेंड्स ये वेक्टर है, तो जो वेक्टर को घटाने से भी जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर आता है, तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स देखिए डायरेक्शन कैसे निकलेगा। डायरेक्शन ये होता है बड़े सदिश की ओर, बड़े परिमाण वाले सदिश की ओर, बड़े परिमाण वाले सदिश की ओर, बड़े परिमाण वाले सदिश की ओर। यानी अगर मान लीजिए वेक्टर ए हुआ बड़ा, तो आप जो रिजल्टेंट जो निकलेगा उसका दिशा किधर होगा, वेक्टर ए की तरफ होगा। यानी और मान लीजिए जब वेक्टर बी बड़ा होगा तो उसके ये दोनों के जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका दिशा क्या होगा, वेक्टर बी की तरफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और हम आगे रिजल्ट अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स आगे रिजल्ट देखते हैं। तीसरा रिजल्ट देखिए, जब दो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत हों, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण 90 अंश हो, तब इसके जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड निकलता है, मैग्नीट्यूड वो क्या निकलता है, R इक्वल टू √a², यानी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
और फ्रेंड्स आपको यह रिजल्ट हमेशा याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है निकालने के लिए। फ्रेंड्स आपको रिजल्ट हमेशा याद रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं, फ्रेंड्स आप ये बात हमेशा अपने दिल में बैठा लीजिए कि जब दो वेक्टर को जोड़ा जाता है या कुछ भी किया जाता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसके बीच से होकर जाता है, कहीं ना कहीं से उसके बीच से ही होकर जाएगा। ये नहीं कि इधर से होकर चला गया, ये इसके बीच से ही होकर जाएगा, यानी कि ये होगा आर रिजल्टेंट, यानी इसके बीच से होकर जाएगा। अब आप पूछेंगे कि फ्रेंड्स सर आप दिशा बताइए, दिशा क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ये वाला ये रिजल्टेंट जो है बी से वो बीटा कोड बना रहा है, बी से वेक्टर बी से बीटा कोड बना रहा है, और जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से अल्फा कोड बना रहा है। तब दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan अल्फा लेते हैं। tan अल्फा इक्वल टू बी अपान ए। देखिए फ्रेंड्स, अल्फ़ा लिए हैं तो हम बी से स्टार्ट किए हैं, बी अपान ए, तो यानी tan अल्फ़ा इक्वल टू हो गया बी अपान ए, क्योंकि इस रिजल्टेंट का वेक्टर ए से भी कुछ दिशा होगा और इस रिजल्टेंट का वेक्टर बी से भी दिशा होगा। तो फ्रेंड्स हम दोनों रिजल्टेंट की दोनों वेक्टर की ओर से हम दिशा निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ लिखेंगे tan बीटा इक्वल टू ए अपान बी। देखिए फ्रेंड्स, अब बीटा लिए हैं, tan बीटा लिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए अपान बी, यानी हम जिधर का पहले ले रहे हैं उधर का हम ऊपर नहीं लिख रहे, उसका नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स लास्ट रिजल्ट देखते हैं। जब दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब ये हो कि मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और मान लीजिए ये कोई वेक्टर बी है, और ये दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका हम अभी हम आपको क्या बताएं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कभी उसके बीच से होके जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये रिजल्टेंट कोई ये होके जा रहा है आर रिजल्टेंट, और हम ये मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर बी के साथ बीटा कोण बना रहा है, और जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम बताते हैं मैग्नीट्यूड। देखिए फ्रेंड्स क्या होगा मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम आर से लिखेंगे, और देखिए क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है फ्रेंड्स, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, जिस एंगल पे दोनों वेक्टर एक दूसरे से झुके हुए थे। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन आप ही बताइए फ्रेंड्स, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ भी कुछ डायरेक्शन अपना बनाएगा, कोण बनाएगा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ भी कुछ बनाएगा। तो हम पहले वेक्टर ए के साथ लिखते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू, क्योंकि हम वेक्टर ए के साथ लिख रहे हैं तो वेक्टर ए के साथ अल्फ़ा कोण बना, इसलिए हम tan अल्फ़ा लिए हैं। tan अल्फ़ा इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स हम अल्फ़ा लें तो हम यहाँ से लिखेंगे बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया फ्रेंड्स वेक्टर ए के साथ जो कोण बना रहा है, यानी जो वेक्टर ए के से जो इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो दिशा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स वेक्टर बी के साथ भी तो होगा, तो लिखिए tan बीटा इक्वल टू tan बीटा लिए हैं, यानी वेक्टर बी के साथ लिए तो इधर से स्टार्ट करेंगे, ए साइन थीटा बटे बी प्लस ए कॉस थीटा। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नो जनरली है, क्योंकि ये हर जगह इसका यूज आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वेक्टर में और कुछ डाउट हो तो बोलिए, मैं आपको अलग से एक और वीडियो बना कर समझा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा कुछ तो आपको डाउट आया हो, क्योंकि पहला बार ये पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।